तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसके पहले हमने पूरा पैकेजिंग कैसे होती है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, और प्लस डीएनए बनता कैसे है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। इसके बाद अब हम उसके मेंटेनेंस की ही बात करेंगे, और मेंटेनेंस कैसे होगा, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। ओके, so as you know that the famous experiment, the Michelson and Farsal experiment, so you know all कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डीएनए है वो एज इट इज रेप्लिकेट होकर के क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं सेपरेट होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट का काम करते हैं, और वो हाफ कंजर्वेटिव होता है, यानी कि 50% जो होगा वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, दूसरा न्यू स्ट्रैंड होगा उसका कंप्लीमेंट्री। ठीक है, सेम दूसरा होगा, इसीलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, फुल कंजर्वेटिव में यहाँ पे पूरा स्ट्रैंड ही नया बन जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो है डीएनए एग्जैक्टली दूसरा बन जाता है। ठीक है, उसमें कुछ भी चीज कंजर्व नहीं रहता। ठीक है, फिर एक और मॉडल दिया उन्होंने, बोला कि डिस्पर्सिव होता है। डिस्पर्सिव में क्या है, कुछ जो होगा वो पेरेंटल होगा और कुछ जो होगा वो न्यूली फॉर्म्ड होगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा था, उन्होंने क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो किया आइसोटॉप्स में। ठीक है, तो N14 आइसोटॉप्स ये हाई आइसोटॉप्स है। ठीक है, और कुछ को ग्रो किया N15 में। तो कैसे हुआ, N14 में जब ग्रो किया इन्होंने तो क्या हुआ कि जब तक ग्रो किया जब तक वो सारे N14 इनकॉर्पोरेट ना हो जाए, नाइट्रोजन 14। ठीक है, ये जो भी है वो इनकॉर्पोरेट ना हो जाए तब तक उन्होंने ग्रो किया। देन उसके बाद में क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया लाइट आइसोटॉप N15। ठीक है, अब इस आइसोटॉप में जब ग्रो किया तो क्या हुआ कि टाइम टाइम पर उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है यूज किया, और उससे क्या किया कि देखा कि कौन मतलब कितना जो है अमाउंट ऑफ लाइट वाला इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ठीक है, यानी उन्होंने कितने कौन कौन से हाइब्रिड मिलेंगे, तुम्हारा लाइट हैवी, हैवी लाइट, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होगे ये सभी को विजिबल है, या फिर मैं इसको बड़ा करूं। दिस इज N14 N15। तो ये हाइब्रिड डीएनए लाइट वाला क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा तो हैवी वाला कहाँ जाएगा, नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरमीडिएट जो वेट होगा वो कहाँ जाएगा, मिडिल में, और जो एकदम लाइट होगा वो कहाँ जाएगा, एकदम ऊपर। ठीक है, तो जब ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो हैवी वाले यानी कि N14 वाले वो सबसे नीचे चले जाएंगे, कुछ जो है वो लाइट वाले होंगे वो सबसे ऊपर जाएंगे, बट कुछ ऐसे जो हैं वो मिलेंगे, वो कौन से होंगे, N14 N15। तो उन्होंने देखा कि N15 भी इनकॉर्पोरेट हो रहा जो कि मिडिल में, यानी कि कुछ N15 और कुछ N14 दोनों ही आ रहे हैं, यानी कि 50% ये 50% ये, तो जो है पूरा कितना हो गया, ये आपका एक तरीके से 50-50 हो गया, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव। तो इसी से उनको अलग अलग डायल्यूशंस में अलग अलग इंटरवल पे उन्होंने निकाले और कंक्लूड किया कि एक टाइम आने के बाद कभी भी उनको ये नहीं मिला कि 14-14 वाला मिला हो। ठीक है, ये वाला कभी नहीं मिला, उनको मिला कौन सा, 14-15 हाइब्रिड। तो इससे इनको पता चला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि हाफ ऑफ डीएनए विल बी कंजर्व्ड एज अ पेरेंट एंड हाफ विल बी द न्यू। राइट, ओके। सो बेसिकली डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा, नहीं? यस सर। तो कुछ बताओ, कुछ आइडिया है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, नितिन? DNA replication is semi-conservative process and discontinuous process. ठीक है, ये तो पता चल गया। अभी डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एग्जैक्टली कैसे होता है, कुछ आइडिया है? तो कॉपी बनती है इसमें ना, अच्छा, कॉपी बनती है, तो विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेसिस की हेल्प डीएनए से। पॉलीमरेजेस की हेल्प से, यानी कुछ कुछ कंपोनेंट्स मिल करके उसका कॉपी बनाते हैं, और वो कॉपी जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती है। राइट, यस और इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया था पीछे हमने देखा था, करेक्ट? यस सर। तो और ये कैसे कॉम्पैक्ट किया जाता है, कैसे ये एक्सेस किया जाता है, ये भी हमने देखा था कि हिस्टोन में लपेट करके उसको रखा जाता है, और कुछ यस सर। एसिटाइलेशन मिथाइलेशन की वजह से ये ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर हमें डीएनए रेप्लिकेट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी कॉपी बनाने के लिए हमें उसको ओपन करना होगा, जो भी यूक्रोमेटिन है उसको ओपन किया जाएगा, यानी कि मोर एंड मोर क्या होगा, एसिटाइलेशन। तो क्या होगा,
ओपन होगा और ओपन होने के बाद उसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ कंपोनेंट्स मिल करके उसको रेप्लिकेट करें, राइट? यस सर। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लिया था, ठीक है, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैसे वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होता है, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो एक पॉलीमराइजेशन से दूसरी पॉलीमराइजेशन मतलब दूसरी कॉपी वो कैसे बनाएगा। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से क्या है, इन विवो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए कॉपीज, राइट? यस सर। क्यों इन विवो है, कोई बताएगा? कोमल, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, कोमल, काजल, Yes, sir. ओके, so what is in vivo? So that occurs inside the body of organism. In which? Inside the body of organism. The Okay, process inside the which body of, occurs. okay, okay. So Ashish, Yes, sir. what is in vitro then? So, which is occur in cell culture. In the cell, is it? Yes, sir. यस सर। तो टेस्ट नितिन, ये ट्यूब सही है? में, सर टेस्ट Sir? ट्यूब में इन विट्रो टेस्ट और ट्यूब में, So यानी which is कि carried सेल out का in यूज lab. नहीं हो रहा है उसमें, सेल के अंदर नहीं बन रहा, राइट? नो सर। No, sir. ओके, मतलब बाहर बन रहा है। तो अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल लें जहाँ पे इन विट्रो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए कॉपीज, अगर ये स्टेटमेंट हो तो आप उसके आगे क्या लिखोगे? एक कोई लोग Sir? बताएगा, पहले नितिन बोलो आप। Sir. सर रिपीट करना क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब है, अगर इसको यहाँ से हटा करके, सॉरी, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे इन विट्रो कर दो, यस सर। अभी इसके आगे अगर कोई लिखना है कोई वर्ड तो क्या लिखोगे? अभी एन एग्जांपल ऑफ दिस? Sir, can I? यस, Sir. Sir, PCR. PCR. ओके, करेक्ट। पीसीआर, पीसीआर इज अ इन विट्रो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए कॉपीज। तो पीसीआर तो लगभग सभी ने किया होगा, Yes, नहीं? sir. तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट होता है, डीएनटीपीज होता है, Mg+2 आयंस होते हैं यानी डाइवेलेंट आयंस, राइट? और भी चीजें होती हैं जो बफर का काम करती हैं। ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं और हम उसको एक कॉपी से हजारों कॉपीज बना देते हैं, करेक्ट? साइकिल रिपीट करते हैं। तो आज हम इन सब चीजों को बड़े ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि रेप्लिकेशन तो आपने हर एक स्टेज में लगभग 10th से लेकर के 10th 12th से लेकर के अभी तक पढ़ते ही आए होंगे, बट अभी का रेप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि हम थोड़ा सा अपग्रेड हो चुके हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा डीप में जा करके समझेंगे इसको, हर एक चीज का काम। अभी यहाँ पे प्राइमर में आरएनटीपी है, डीएनटीपी है, ठीक है, तो हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है और हमने कैसे उसको देखा है कि किस तरीके से वो डीएनए बनता है, राइट? किस तरीके से डीएनए बनता है ये भी देखा है, डीएनटीपीज क्या होती हैं, आरएनटीपीज क्या होती हैं ये भी देखा है। आशीष बताओगे कि डीएनटीपीज और आरएनटीपीज में क्या अंतर है? काजल? Sir, DNTP में सर वो शुगर में शुगर में चेंज होता है, कहाँ पे? और जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तब पेंटोज शुगर में चेंज होता ओके, अगर आरएनटीपी और डीएनटीपी में डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो कैसे करोगे इसको? सर डीएनटीपी में सेकंड पोजीशन में ओएच नहीं होता है सर, ऑक्सीजन नहीं तब होता आप है, और आरएनटीपी पे सेकंड पोजीशन पे ओएच होता है, Yes. ओके ओके, 2 प्राइम पोजीशन पे। करेक्ट, ठीक है, तो उसको हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइट? यही डिफरेंस है, ठीक है। Mg+ आयंस, इसके sir. अलावा भी हम कुछ यूज कर सकते हैं जिसके पास 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, जैसे कि जिंक, ये भी +2 होता है, ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका काम हम डीपली देखेंगे क्या होता है, तो इन सब का काम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम एक प्राइमर लेते हैं और एक टेम्पलेट लेते हैं। तो ये आपका प्राइमर हो गया, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि ये यहाँ तक ये डबल स्टैंडर्ड, यहाँ तक सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्राइमर, ठीक है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मोटा पेन लेना होगा, ठीक। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये प्राइमर अनिल हो गया, और ये प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके, और ये आगे इस पे 3 प्राइम OH रहेगा। ये 3 प्राइम OH क्यों है? आपने डीएनए सिंथेसिस देखी थी क्योंकि सर रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होता है। करेक्ट, ठीक है, इधर फॉस्फेट होता है और इधर OH ग्रुप रह जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शुगर का बैकबोन ये रहता है इस तरीके से, तो ये आपका OH फ्री रहता है, और इसके बाद में जो भी आता है वो 5 प्राइम टू फॉस्फेट से जुड़ता रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लास्ट में तुम्हें फॉस्फेट बनता है। तो इस तरीके से जुड़ता जाता है चेन, और ये सारा चीज आपका पॉलीमराइज होकर के एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बना देता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमर।
तो इस प्राइमर में क्या है, ये अभी डीएनए प्राइमर लग रहा है ना। हेलो, यस सर। अभी ये डीएनए प्राइमर लग रहा होगा। यस सर। अगर यहाँ पे आरएनए होता तो आरएनए प्राइमर होता। यस सर। ठीक है, तो प्राइमर कैन बी डीएनए और आरएनए, बट उसको पॉलीमराइज करने के लिए हमें फ्री 3 प्राइम OH चाहिए कि आगे उसके न्यूक्लियोटाइड लगते रहें। तो उसको आगे न्यूक्लियोटाइड लगाने के लिए हमारे पास कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, राइट? यस सर। तो चारों न्यूक्लियोटाइड, सर हाँ प्राइमर RNTPs हैं, तो यहाँ पे सर डीएनए वाला या आरएनए दोनों यूज हो सकता है? हाँ, अभी बताऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी बस क्या है कि प्राइमर ये है, इस पे कम्प्लीमेंट्री अरेंज हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हमारा नीचे वाला स्टैंड, ये पेरेंटल स्टैंड है, जिस पे इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है, करेक्ट? सो अभी हमारे पास क्या है, डीएनटीपी। तो डीएनटीपी कौन कौन से हैं? ATGC, राइट? ये चारों हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो अभी ये अगर इसको हम एक नॉर्मल डीएनटीपी बोले, तो इसमें एक बेस होगा और ये अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट्स, ठीक है, और इन पे नेगेटिव चार्ज, और ये जाकर के पॉलीमराइज होंगे। तो कैसे पॉलीमराइज होंगे? इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका प्राइमर है, यहाँ पे 3 प्राइम OH का ये वाला ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एस्टर बॉन्ड, राइट? यस सर। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। देन और ये बेस जो है किससे इंटरेक्ट करेगा? इस बेस से, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से दोनों फॉस्फेट निकल जाएंगे, करेक्ट? यस सर। ओके, तो हमारी सिंथेसिस जो होती है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, राइट? बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं होता, वो कैसे अपने आप होता रहता है, कुछ तो चाहिए होगा ना करने के लिए। तो उसको Yes, sir. कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? सपोज एक हमारी कोई XMP है, सपोज मोनोफॉस्फेट। अगर डीएनए की चेन में कहीं पे भी एक न्यूक्लियोटाइड उठाओगे तो मोनोफॉस्फेट होगा कि नहीं? मोनोफॉस्फेट होगा कि डाइफॉस्फेट होगा, बोलो? सर क्या सर फिर से सर? अगर किसी डीएनए चेन में से कोई एक बेस उठाते हो तो वो कैसा बेस होगा? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। इसीलिए मैंने इसको XMP लिखा है। XMP का मतलब है एक्स न्यूक्लियोटाइड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ATP, AMP, GMP, CMP, राइट? उसमें से कोई होता है। अगर किसी चेन में, जो पॉलीमराइज्ड चेन है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, किसी XMP में ऐड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं बहुत सारे, वो ऐड होकर के क्या करता है? XMP N+1 कर देगा, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो जाएगी, करेक्ट? और प्लस क्या निकलेगा? 2 फॉस्फेट, राइट? Yes. अब ये 2 फॉस्फेट जो है, इनको अगर हम ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज, सॉरी फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू अगर इनको हम ब्रेक करते हैं, तो ये क्या करते हैं? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में बदल जाता है, और इनसे जो एनर्जी निकलती है वो अराउंड निकलती है -7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक? तो ये माइनस साइन बताता है कि ये फेवरेबल है, ठीक है, यानी कि ये होती रहेगी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, करेक्ट? यानी कि ये बाद में उधर को नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एनर्जी मिलती है, और ये XMP जो है ऐड होते जाते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी यूटिलाइज करके हमारा पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी हो गई पॉलीमराइज, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्लेयर्स हैं जो इसको करेंगे काम, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलिकेज। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए होगा, उस डीएनए को खोलने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, एक प्लेयर जो काम करता है हेलिकेज, ठीक है। तो 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, उनसे एक स्टैंड अलग करने से, मशीनरी चलाने के लिए हमें एक एक स्टैंड अलग करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हेलिकेज, करेक्ट? तो हेलिकेज ऐसे काम करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर चला जाता है, तो ये क्या करता है? इसको अनवाइंडिंग करता चला जाता है, ठीक है। तो ये अनवाइंडिंग से क्या होता है? एक स्टैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्टैंड अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या एटीपी मैनर में काम होता है, इसमें 6 सब यूनिट्स होती हैं, और उस 6 सब यूनिट्स में एटीपी आती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से ये अपनी कंफर्मेशन चेंज करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो? यस सर। क्या होता है पोलैरिटी का? चार्जेस, नेगेटिव एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब एक तरीके से कह लो मूवमेंट, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा कहने का मतलब है, इसमें एक पोलैरिटी है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, ठीक है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम,
यानी कि दोनों तरफ की पोलैरिटी। तो अगर ये टर्म आपके पास आता है कि हेलिकेज में कौन सी पोलैरिटी होती है, तो दोनों ही पोलैरिटी हो सकती है, यानी कि ये इधर भी जाएगा और इस स्टैंड पे इधर भी जा सकता है। करेक्ट। अब ये जाता है क्यों, एक ही स्टैंड क्यों इसमें जाता है? क्योंकि इसका जो पोर साइज होता है, सपोज ये पोर साइज है, इसका पोर साइज कितना होता है? और अप्रोक्स 30 एंगस्ट्रॉम। 30 एंगस्ट्रॉम मींस हाउ मेनी नैनोमीटर्स? 1.3 नैनोमीटर, राइट? यस तो सर। कोई हमें बताएगा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स का विड्थ कितना होता है? ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, इसका ये कितना होगा? 2.4. इज इट 20 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम 20 20 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो 20 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 नैनोमीटर। तो अब इस छोटे से छेद से 1.3 नैनोमीटर छेद से 2 नैनोमीटर जा सकता है क्या? नो सर। नहीं, इसीलिए वो क्या होता है कि एक ही स्टैंड पॉसिबल है कि उसमें घुस पाए, इसीलिए वो एक स्टैंड पे, सिंगल स्टैंड पे रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और ये 6 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और ये हाइड्रोलिसिस कर करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ पे? यस सर Yes, sir. ओके, यस सर यानी कि हेलिकेज आपको क्लियर हो गया, अभी कभी नहीं भूलना। फिर दूसरी चीज अभी हमें क्या चाहिए होगी? चलो स्टैंड को तो खोल दिया, अब क्या चाहिए होगा? स्टैंड को खोलने के बाद हमें कुछ चाहिए होगा ना, So पॉलीमराइजेशन DNA करने के लिए। kinase. और वो तो बाद की बात आएगी, अभी तो क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए क्या? पॉलीमरेज है सर पॉलीमरेज तो ऐसे काम ही नहीं करेगा जब तक उसके पास सर 3 प्राइमर। प्राइमर। हाँ, आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होनी चाहिए। वो क्या करेंगी, इसको दोबारा रीअनील ना हो जाए, यानी कि अगर इधर से खोलता जा रहा, पता चला पीछे से फिर से बाउंड होता जा रहा है, तो फायदा कोई निकलेगा? नो No. सर नहीं निकलेगा। इसलिए क्या होना होता है, इनको मास्क कर दिया जाता है, किसके थ्रू? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो ये फिर से रीअनील हो जाएगा, वापस जुड़ जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग यस सर प्रोटीन जो होती हैं वो सिंगल स्टैंड पे बाइंड हो जाती हैं दोनों पे। और ये बाइंडिंग कैसी होती है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बाइंडिंग आप लोगों को पता है? No, sir. नहीं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग तो आपका मायोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग में क्या होता है कि एक की बाइंडिंग दूसरे की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है। यानी कि आप कोऑपरेटिव तब कहलाओगे अगर अपनी सीट पे आप बैठे हो तो आप दूसरे को बैठाने के लिए भी सोचोगे कि भाई अपना साथी है, बैठा लिए, है ना? तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो क्या होता है कि जब एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती है एसएसबी, तो वो क्या करती है, दूसरी प्रोटीन को बाइंडिंग करने के लिए हेल्प करती है, यानी प्रमोट करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक से एक ऐसे बाइंड करते चले जाते हैं। तो एक तरीके से कोऑपरेटिविटी मैनर में ये बाइंड होते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलो ठीक है, हमने क्या कर दिया, स्ट्रैंड को भी सेपरेट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? Primers. पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमर। प्राइमर चाहिए, यानी कि हमें चाहिए प्राइमेज एंजाइम जो क्या करे, प्राइमर को सिंथेसिस करे। यानी कि इस पे अब स्टैंड पे यहाँ पे एक 3 प्राइम OH चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ आकर के बाइंड करे। तो हम क्या करें, यहाँ पे प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर की सिंथेसिस करा देगा। क्लियर? Yes, sir. अब हमें क्या चाहिए, अब तो हमारे पास फ्री OH ग्रुप भी है, अब हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए हैं और Polymerase चाहिए. पॉलीमरेज चाहिए। तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आ गया। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे होते हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है, तो पेशेंस बना के रखना। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, इस पे OH पे आएगा, यानी कि उसका यूटिलाइज करेगा और दूसरी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा। कैसे ऐड करेगा, जैसे हमने पहले बताया। ठीक है, तो एक ऐड करेगा, डाइफॉस्फेट निकालेगा, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमरेज काम करेगा। देन उसके बाद क्या चाहिए हमें, अभी पॉलीमरेज तो काम कर गया, छोटे छोटे गैप भी बन जाएंगे, तो प्राइमर को रिमूव करना होगा। Ligase. ठीक है, तो प्राइमर को जब रिमूव करेंगे तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, तो ये प्राइमर को हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि प्राइमर RNTP यहाँ लगाए जाते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये RNTP को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डीएनए, तो डीएनए ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब इसको हटा देंगे, अगर मान लो यहाँ प्राइमर लगा है, इसको हटा देंगे, तो हटाने के बाद इसको फिल भी करना होगा, राइट? तो फिल कौन करेगा, एक दूसरा एंजाइम आएगा, वो इसको फिल करेगा। क्लियर? अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे फिलिंग भी हो गया, अब इसको सील करने के लिए भी कुछ चाहिए हमें, राइट? Sir, ligase. लाइगेज। तो वो क्या करेगा, ये हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, उनको क्या करेगा, सील कर देगा। ठीक है, लाइगेज एंजाइम सील करेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब तो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, ये बढ़ रहा है आगे। अब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होता है, निगेटिव सुपर कॉइल होते हैं, मतलब कि खूब सारा कॉइलिंग। अगर एक रस्सी लो और रस्सी को दोनों एंड पे बांध दो और उसको गोल गोल घुमा दो, क्या होगा,
वाइंडिंग हो जाएगी ना। Yes. हाँ, तो सुपर कॉइल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, अगर उल्टा और ज्यादा कॉइल क्रिएट होगा तो नेगेटिव सुपर कॉइल, अगर पॉजिटिव वाले हैं यानी कि राइट हैंडेड साइड वाले तो पॉजिटिव, डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइल। तो उससे क्या होता है आपका, ये डीएनए ये मशीनरी स्टॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे सुपर कॉइल आ जाएगा, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर किसी का माइक में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, प्लीज अनम्यूट कर लो। हाँ, तो अभी क्या है, म्यूट कर लो। अभी क्या है कि ये हेलिकेज यहाँ पे स्टॉल हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, इसकी मशीनरी पूरी रुक जाएगी, ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसको ना होने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा एंजाइम चाहिए होना होता है कि जो इसको हटा सके, ठीक है, यानी कि हमारा डीएनए टोपोइसोमरेज। ये मशीनरी बस एज सिंपल एज आप जितना सुन रहे हो उतनी ही है, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये हो गया आपके इंटरमीडिएट लेवल में कि आपको हेलिकेज क्यों चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्यों चाहिए, प्राइमेज क्यों चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए, और डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज कर देगा तो उसको हटाने के लिए जो आरएनए प्राइमर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए एंजाइम चाहिए होंगे, फिर उसके गैप को फिल करने के लिए कुछ चाहिए होगा, जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, और टोपोइसोमरेज क्योंकि सुपर कॉइलिंग वो हटाने के लिए। क्लियर? तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। चलो ठीक है, अगर हम प्राइमेज को ही पहले डिस्कस कर ले। एक मिनट, ठीक है, अगर हम प्राइमेज को डिस्कस करते हैं तो प्राइमेज बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से उनको कोई भी अलग से टेम्पलेट नहीं चाहिए होगी, यानी कि इनको कोई फ्री एंड नहीं चाहिए कि उसको 3 प्राइम OH चाहिए तभी वो पॉलीमराइज करेगा, तभी वो न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, राइट। उसको क्या चाहिए, कोई भी टेम्पलेट मिलेगी उस पर वो आरएनटीपी ऐड कर देगा, करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से कैसे होंगे, अगर ये डीएनए पे चाहिए इनको, तो ये सपोज डीएनए है और इस पे आरएनए को ऐड करना है, यानी कि ये सारा न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा, तो इस पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? इसको पॉलीमरेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कोई बताएगा? Yes. काजल, हाँ कोई बताए, अंकित आप ही बताओ। RNA polymerase. आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, आरएनटीपी, राइट, तो इसको बोलेंगे RNTPs. आरएनए पॉलीमरेज, राइट, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को भी हम दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं, बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज हैं, बट ये कैसा आरएनए पॉलीमरेज है, काजल आप बताओ। तो डीएनए डिपेंडेंट है। काजल, सर डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, करेक्ट आशीष? यस सर। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया इसको ऐड करने का, और ये कौन से होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इनको क्या होता है, कोई भी 3 प्राइम OH नहीं चाहिए होता है, वो सीधे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, आरएनटीपीज को लगाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लगाते हैं क्योंकि इनका जो है प्रोसेसिबिलिटी इतना नहीं होता है और ये फॉलो अप हो जाते हैं और फिर ये हट जाते हैं यहाँ से। तो ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लगा करके वापस से हट जाएंगे, फिर हमारा स्टार्ट होगा डीएनए पॉलीमरेज का काम। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कौन सा एंजाइम हो गया, आशीष? यस सर। ये कौन सा एंजाइम हो गया, डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। फिर हम आते हैं, बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज हमें पता है, हमने पढ़ा भी होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसा होता है, हाथ के तरीके से, ठीक है। तो हाथ में आपका ये थंब हो गया और ये आपकी फिंगर्स हो गई। तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये जो है पाम जो है एज अ कैटालिटिक साइट यहाँ पे होती है इसकी। तो ये कैटालिटिक साइट क्या करती है, यहाँ पे सारे काम होते हैं, यानी कि आपकी सिंथेसिस जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे आता है, और ये क्या होता है, बेंड हो जाता है। जो इधर का है ये डीएनए, ये आप देख रहे हो 90 डिग्री जो है बेंड है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ही एक्सपोज हो। अगर ये सीधा सीधा रहता तो किसी में भी लग सकता था ना, इसमें से किसी में भी लग जाता पहले, बट सीरियल वाइज लगना है इसलिए इसको बेंड कर दिया जाता है 90 डिग्री। और बेंड क्यों होता है, क्योंकि इस फिंगर की वजह से। तो ये बेंडिंग की वजह से खाली फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ही एक्सपोज रहेगी यहाँ पे, और इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में अभी देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज है, कोई और न्यूक्लियोटाइड में नहीं लग सकता है ना, इसी में लग सकता है। तो यहाँ से इसमें पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड इधर से आती है और ये क्या करता है, पुश करता है इसमें, और यहाँ पे कैटालिटिक साइट है और वो क्या करता है, पॉलीमराइज कर देता है, ठीक है। तो कैसे होता है, इसमें बहुत सारा गलत न्यूक्लियोटाइड भी लग सकता है, करेक्ट। तो
तो कैसे पहचानेगा, यहाँ थंब में क्या होता है, ये थंब है तुम्हारा, ठीक है, ये थंब वाला एरिया है। इस थंब में क्या होता है कि आपका जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो अगर मान लो इनकरेक्ट बेस पे आ रहा है तो उसमें बाइंडिंग कैसे नहीं होगी, उसको पहचानेगा कैसे। अभी देख लो यहाँ पे T से C का पेयरिंग होना है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा होगा, अभी ये बाइंड करेगा, यहाँ से नहीं होगा, क्यों, ये क्योंकि ये दूर है इधर से, ठीक है, ये पॉलीमराइज नहीं हो सकता। बट अगर वो, सॉरी, ये पॉलीमराइज हो जाएगा अगर यहाँ पे A और A का बॉन्डिंग हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होगा, ये टॉटोमेरिक शिफ्ट, ये जो है ये आपका OH ग्रुप है, इस पॉकेट में बाइंड होने के लिए रहता है। अगर ये OH ग्रुप प्रॉपर्ली इसमें बाइंड है तो ये न्यूक्लियोटाइड अगर सही है तो इसमें आ जाएगा। बट अगर ये प्रॉपर्ली इसमें बाइंड है और दूसरी न्यूक्लियोटाइड लग गई है तो वो क्या करेगा, वो दूर कर देगा इसको। तो इससे क्या होगा, ना तो इधर बेस पेयरिंग होगा और ना तो ये फॉस्फेट इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाएगा इसको, ये OH। तो इस वजह से क्या होता है, ये इनकरेक्ट बेस पेयर नहीं होने देते हैं। बट इसमें भी प्रोसेसिंग में क्या होता है, इतने सारे प्रोसेसिंग होने के बावजूद भी वो इनकरेक्ट बेस पेयर लगा देते हैं, उसके लिए भी मैकेनिज्म है। अभी क्या है, ये तो हो गया कोई गलत बेस पेयर हो रहा है, बट अगर उसको डिस्क्रिमिनेट करना हो कि ये RNTP है कि DNTP है, आप लोग को बता दूं कि RNTP जो होती हैं, RNTPs जो है बहुत ज्यादा होती हैं। RNTPs जो है सॉल्युबल पूल में बहुत होती हैं। सॉल्युबल पूल समझ रहे हो, हेलो, यस हाँ, तो RNTPs जो होती हैं वो DNTPs के कंपैरिजन में बहुत होती हैं, यानी कि कह लो 1000 फोल्ड ज्यादा होती है, 1000 टाइम्स ज्यादा RNTPs एज कंपेयर टू DNTP, ठीक है। तो ये चांसेस किसके ज्यादा हैं, RNTP के ज्यादा चांसेस हैं कि DNTP के इसके पास आने के लिए? RNTP के ज्यादा है। RNTP के ज्यादा हैं। तो अगर RNTP गलती से लग गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। Yes, अगर sir. T की जगह U लग गया तब तो गड़बड़ हो गया, DNA में म्यूटेशन हो गया, और DNA म्यूटेशन का मतलब प्रोटीन में म्यूटेशन, और प्रोटीन में म्यूटेशन का मतलब आपकी तबीयत खराब होने वाली है, ठीक है। हाँ, तो अभी कैसे पहचानेगा, देख लो यहाँ पे, अभी देखो T है, तो T का पेयरिंग है, यहाँ पे आ गया, ये फिट हो गया और यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्यों, ये इसमें खाली H होता है, OH नहीं रहता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। बट अब वही अगर इसको अकोमोडेट करना हो, एक OH की तो जगह है यहाँ पे बट दूसरे OH की जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्फा फॉस्फेट जो है दूर हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये OH ग्रुप, यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं इसको कि ये इसमें बाउंड ना हो पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से RNTP और DNTP में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। तो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो पहले ये इनकरेक्ट बेस पेयरिंग नहीं होने देता है, दूसरा ये क्या करता है कि आपका RNTP DNTP में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, तो भाई अगर DNTP आ रही तो उसी को लगाना है, RNTP नहीं लगा देना है, ठीक है। अगर कोई गलत बेस पेयरिंग हो जाती है, उससे क्या होता है, इसकी प्रोसेसिविटी बहुत स्लो हो जाती है, मतलब 1000 फोल्ड 10,000 फोल्ड स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो उससे इसको दिक्कत ही होती है प्रोसेस में, तो इसलिए बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो मिस्टेक करता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। तो यहाँ पे ये थंब है, ये पाम में कैटालिटिक है, ये टेम्पलेट आपकी है फिंगर्स, ठीक है। इन सबका रोल है फिंगर्स और थम्स का, वो हम देखते हैं आगे कैसा है। अभी देखो यहाँ पे कैसे लगेगा, ये आपका थंब हो गया, यहाँ पे कैटालिटिक साइट है, ये पूरा क्या हो रहा है, कैटालिसिस हो रही है। तो कैसे होता है कि जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, किसके, फॉस्फेट के, देखो एक ये नेगेटिव चार्ज, तो आपका एक ये नेगेटिव चार्ज हो गया, एक ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, हो गया। तो अभी देखो, सॉरी, ये दो नेगेटिव चार्ज, तो ये दो नेगेटिव चार्ज होंगे, ये तो इससे अटैच हो जाएगा जाके, ये आपका फॉस्फेट अल्फा ग्रुप वाला, ये दो जो नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसमें क्या करता है, एक जो Mg+ आयंस है ये वाला, ये एक इसके चार्ज को मास्क करता है ताकि ये इसकी एफिनिटी OH की H के लिए कम कर देता है ताकि H हट जाए, तो O जो है इससे फॉस्फेट से ऐसे बन जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है इसकी एफिनिटी कम कर देता है ताकि ये इससे बाउंड होता है। तो एक मेटल आयन ये हो गया, दूसरा क्या करता है, वो इसके दोनों फॉस्फेट जो हैं वो
स्टेबलाइज करके रखता है ताकि ये दूसरे से रिएक्ट ना कर जाए। तो हमारे पास 2 Mg+ आयंस पड़े थे हमने भी, ठीक है, दोनों के काम समझ में आ गए। तो पहला Mg+ क्या करता है, हमारा इसकी एफिनिटी को कम करता है H के लिए, ठीक है, OH की एफिनिटी H के लिए कम करता है और क्या जनरेट करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन फॉस्फेट पे अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, वो उससे बाइंड बना लेगा और H जो है हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये उसको स्टेबलाइज करके रखता है वहां पे, ठीक है, ताकि H के लिए उसकी एफिनिटी कम हो जाए। और दूसरा क्या करता है, वो यहाँ पे जो 2 फॉस्फेट्स हैं बचे हुए, उनके ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है उसको स्टेबलाइज करता है ताकि वो जो है दूसरी उससे रिएक्ट न कर पाए, ठीक है। यहाँ पे एस्पार्टेट भी एक रोल प्ले करता है इसमें कि वो माइनस चार्ज को उसके स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। अब ये समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सो अभी यहाँ पे देखो ये कैसे काम करेगा, ये तुम्हारी फिंगर्स है। अभी क्या करते हैं, ऐसे एक तरीके से समझ लो, अगर आप अपने हाथ को अभी ऊपर करके देखो हथेली में, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो जैसा ये है, ठीक है। अभी एक न्यूक्लियोटाइड आएगी तो क्या होगा, ये फिंगर जो है नीचे की ओर बेंड हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, जो इसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और टायरोसिन, ये मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ, ठीक है। तो आर्जिनिन एक पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन एक पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, टायरोसिन एक कैसा है, तो बताएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक, यानी कि इसके पास एरोमेटिक रिंग है। और कैसा है, चार्ज है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल सर। तो ये क्या करता है कि जो हमारे बेसेस हैं वो भी एरोमेटिक रिंग है, तो ये टायरोसिन इसके ऊपर ऐसे स्टैक कर लेता है। तो आपने देखा होगा कि बेस स्टैकिंग, ठीक है, उसी तरीके से ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से इसको स्टैक करता है ताकि वो यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छे से बना ले और हटे ना यहाँ से। और ये क्या करते हैं, उसके जो 2 फॉस्फेट इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के हैं, आर्जिनिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को मास्क करके रखते हैं। क्लियर हो गया इनके काम। तो ये 40 डिग्री बेंड होगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से पॉलीमरेज काम करता है। ये बात समझ में आई किसी को? यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बताओ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये Mg+2, ये Mg+2, ये क्या कर रहा है, दोनों मास कर रहा है, उधर से ये दोनों स्टेबलाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। और ये टायरोसिन क्या कर रहा है, उसके ऊपर बेंड हो जा रहा है, और वो ताकि वो प्रॉपर बॉन्ड बना सके वहां पे, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होता कैसे है। तो हम एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म इकोलाई, उसमें हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो अभी तक हमें समझ में आया कि प्राइमर कैसे लगता है, दूसरा समझ में आया कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, और उसके लिए क्या क्या कोफैक्टर चाहिए होता है। तो कोई बताएगा कि कोफैक्टर क्या क्या चाहिए एक डीएनए पॉलीमरेज को फंक्शन करने के लिए, कौन कौन से कोफैक्टर चाहिए, बताइए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। काजल आप बताओ। हेलो। हाँ हेलो। द प्राइमर प्राइमर, और डीएनटीपीस डीएनटी और Mg+2, राइट। तो ये सारे कैसे काम करते हैं वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो हमारा इनिशिएशन कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, यानी कि एक सर्कुलर, जो इकोलाई का जीनोम होता है कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है, ये ऐसा। तो सर्कुलर डीएनए जो होता है उसमें एक जगह से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये आपका रेप्लिकेशन ओरिजिन होगा और यहाँ से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये इसमें पॉलीमरेज ऐड करके ये सारे चीज दोनों डायरेक्शन में चालू कर देगा रेप्लिकेशन, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पे देख लो। इसमें क्या होते हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड, 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर के 5 जो होते हैं वो 9मर्स बोलते हैं इनको। ये क्या होते हैं, बेसिकली आपका डीएनए ए की बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। ये टोटल 245 बेस पेयर्स का होता है, इसमें 13 मर और 9 मर्स दोनों होते हैं। तो ये 9 मर्स जो होते हैं वो डीएनए ए जो होता है उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं। डीएनए ए क्या करता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ओरी क्या होती है, ओरी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो और जहां से उसकी मेल्टिंग हो, मेल्टिंग मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो थोड़ा सा, ताकि वो दूसरी मशीनरी आकर के अनिल हो पाए, ठीक है। तो क्या होता है, 250 अप्रॉक्स सेगमेंट होता है, ठीक है, 245 के बेस पर कह रहा हूँ। और ये क्या करता है, बाई डायरेक्शन होता है, अभी आपने देखा बाई डायरेक्शन, इधर भी होगा और उधर भी होगा, दोनों इस तरफ को हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ये कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये डीएनए बॉक्सेस होते हैं, इनको 9मर बोलते हैं। और आपका इनिशिएटर प्रोटीन यानी कि डीएनए ए वो यहाँ पे बाइंड होती है और बाइंड होकर के मेल्ट करते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे बाइंड होगी पर मेल्टिंग कहाँ करेगी, 13 पे। और ये 13 क्यों होते हैं, क्योंकि बेंड मेल्ट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटी रिच ज्यादा है। अब ये बताओ एटी रिच ज्यादा होने से मेल्टिंग का क्या रिलेशन है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। और जीसी रिच अगर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए वहां पे जल्दी मेल्टिंग हो जाती है। तो कैसे होती है मेल्टिंग, अभी देखो यहाँ पे देखो, आपका डीएनए ए एटीपी के साथ बाउंड होगा। जब भी डीएनए ए बाइंड होगा एटीपी के साथ बाइंड होगा। अगर एटीपी नहीं होगी तो डीएनए ए काम का नहीं है, यानी कि एक्टिविटी के लिए उसको एटीपी चाहिए। तो यहाँ पे एटीपी, सारी एटीपी डीएनए बाइंड हो गए और ये 9 पे बाइंड होगा। ये क्या करेंगे, इसको 13 को लूज कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा हेलिकेज आएगा, हेलिकेज लोडर के साथ में, ये लोडर हो गया और ये हेलिकेज होगा। लोड करने के लिए एक इंसान आता है, ठीक है, अकेले वो नहीं आ पाता है, उसको बताने के लिए कि भाई यहाँ पे तुम्हें आना है, इसलिए वो आता है और आ करके इसको लोड कर देता है। तो ये जो है मेल्टिंग कैसे होती है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। जो डीएनए ए है वो क्या करता है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी से ये सारा चीज अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है थोड़ा सा। अब क्या होता है, थोड़ा सा जगह बन गया। अब क्या करते हैं, हेलिकेज लोडर आएंगे, डीएनए सी उसको बोलते हैं हेलिकेज लोडर को, डीएनए बी हेलिकेज को बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट में, ठीक है। अब ये जा करके इस यहाँ पे अनिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इनसर्किल कर लेगा उसको, सिंगल स्ट्रैंड को, और यहाँ से आपका रेप्लिकेशन और भी सारे एंजाइम रिक्रूट किए जाएंगे और रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये समझ में आया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे इनिशिएट होता है। पहले मेल्टिंग होगा, डीएनए की बाइंडिंग होगी, फिर मेल्टिंग होगा और मेल्टिंग होने के बाद हेलिकेज लोडर आएगा, उसको लोड कर देगा हेलिकेज को, और वो फिर अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है सर। अब क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉक बन जाता है। फॉक समझ रहे हो ना, ये वी शेप, यस सर। ये आपकी रेप्लिकेशन फॉक है। तो इस रेप्लिकेशन फॉक में क्या होता है कि एक पॉलीमरेज इधर को काम कर रहा होता है, दूसरा पॉलीमरेज इधर को। हमेशा कैसा सिंथेसिस होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी देखो ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम होगा, और ये क्या सिंथेसिस हो रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये इसका 3 प्राइम होगा। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो रहा है। ग्रीन वाला क्या है, हमारा प्राइमर, और रेड वाला क्या है, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, एक ये पॉलीमरेज है, एक ये पॉलीमरेज। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ऊपर वाले स्ट्रैंड में, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले, उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रैंड एक बार प्राइमर बना दिया जाएगा, उसके बाद वो सीधे पॉलीमरेज उसको बनाता जाएगा, पॉलीमराइज करता जाएगा, वो कभी फॉल ऑफ नहीं होगा, ठीक है। बट दूसरे स्टैंड पे क्या होता है, वो स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में सिंथेसिस होती है। वो कैसे होती है वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये इतना समझ में आया रेप्लिकेशन फॉक पे कैसे काम हो रहा है, दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, और वो जाकर के आपके प्रोसेसिंग जो एंजाइम्स हैं वो इस पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमेज आएगा, यहाँ पे प्राइमर लगाएगा, डीएनए सिंथेसिस होगी। इस तरीके से कुछ कुछ फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ छोटी बड़ी होती है, ठीक है। कैसे होती है, अगर हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट की उसमें बात करें, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है, अराउंड 400 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड। और अगर यूकैरियोट्स में बोले तो उसमें 200 टू 400 के आसपास बेस पेयर का। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड के, तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इनकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे बड़ा हो जाता है, कैसे छोटा हो जाता है यूकैरियोट में, वो भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ रेप्लिकेशन फॉक पे क्या होता है कि आपका मेल्टिंग हो जाती है डीएनए की, और डीएनए के एंजाइम जो है वो आगे काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हेलिकेज लग जाएगा, वो उसकी प्रोसेसिंग करता रहेगा, इधर पे हेलिकेज लग जाएगा, इधर की प्रोसेसिंग होती रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमारे पास इकोलाई के काफी सारे पॉलीमरेजेस होते हैं। कौन कौन से पॉलीमरेज हैं इकोलाई में, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड का 4 होलो एंजाइम, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टाइप के एंजाइम्स हैं, बट सारे रेप्लिकेशन में काम नहीं आते। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, ये आरएनए को, आरएनए से आरएनए प्राइमर के रिमूवल में काम आता है, ठीक है, और डीएनए रिपेयर का भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। आप सबको एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस पता होंगे। एक्सो मतलब जो एंड्स पे काम करता हो, और एंडो मतलब जो इंटरनल साइट्स पे काम करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्सो और एंडो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर के रिमूवल के लिए हमारे पास पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, अगर रिपेयर करना होगा तो पॉलीमरेज सेकंड आएगा, अगर काम करना है प्रॉपर उसकी सिंथेसिस करनी है, यानी प्राइमरी तरीके से उसको पॉलीमराइज करना है, तो हमारे पास पॉलीमरेज थर्ड आएगा, होलो एंजाइम, जिसकी सब यूनिट्स कितनी है, 9, देख रहे हो, बहुत सारी सब यूनिट मिलकर बनाता है। और भी बाकी सारे जो भी हैं पॉलीमरेज फोर्थ, फिफ्थ, ये एक सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ये भी रिपेयर में है। ट्रांसलेशन सिंथेसिस मतलब अगर कहीं पॉलीमराइजेशन रुक गया है
वहां पे क्या होता है, मेन वाले पॉलीमरेज को यानी इसको हटा करके ये वाला पॉलीमरेज आएगा और उसकी सिंथेसिस करा देगा, फिर उसके बाद में हट जाएगा। ठीक है, तो उसको ट्रांसलेशन सिंथेसिस बोलते हैं, टीएलएस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यूएमयू और ये सारा चीज आप म्यूटेशन म्यूटेबिलिटी रिपेयर वगैरह में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर हम पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें, इसके पास हमने बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, और यही चीज आपका कोर एंजाइम होता है, पॉलीमरेज थर्ड, जो कि प्राइमरी एंजाइम। ठीक है, तो कोर एंजाइम में क्या होता है कि आपका स्लाइडिंग क्लैंप होता है, लोडर, क्लैंप लोडर, और ये स्लाइडिंग क्लैंप होती है। ये क्या करती है? स्लाइड कराती है। ठीक है, लोडर क्या करता है? इसको लोड करता है। जैसे सपोज आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो ये क्या करेगा? इसको लोड करेगा। यहाँ पे पहले ये होगा ऐसे, और फिर जैसे ही इसकी आईटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, ये क्या कर देगा? इसको क्लोज कर देगा, ऐसे बना देगा, बांध देगा। तो इसमें क्या होता है, इतनी छोटी सी जगह में 2 वाटर मॉलिक्यूल अंदर घुस जाते हैं, उसके ऊपर ही स्लाइड करता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग क्लैंप। क्लैंप इसलिए क्योंकि पकड़ के रखता है डीएनए को, डीएनए पॉलीमरेज को फॉल ऑफ नहीं होने देता है। अगर ये ना हो स्लाइडिंग क्लैंप, तो डीएनए पॉलीमरेज गिर जाएगा और उसकी सिंथेसिस जल्दी से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज को, ये फॉल ऑफ नहीं होने देता अपने टेम्पलेट से, वो रोके रहता है। और ये स्लाइडिंग होता है, इसलिए उसकी प्रोसेसिविटी यानी तेज हो जाता है उसकी प्रोसेसिविटी। बात समझ में आई? तो होलो एंजाइम में 3 आपके पॉलीमरेज रहते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड ये वाला, तो 3 पॉलीमरेज जो है आपके असेंबल रहेंगे और जुड़े रहेंगे किससे? टाउ प्रोटीन। ठीक है, अभी इसको अगर हम और थोड़ा अच्छे से देखें, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले में। तो देख लो आप, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी तो तीनों के पास है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये पॉलीमरेज थर्ड के पास ये वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। यानी कि अगर एक स्टैंड ऐसे जा रहा है, अगर सपोज इस तरीके से इधर को मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो क्या होगा? इसको वापस आना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा था, तो अब इसको कैसे आना पड़ेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये एक्टिविटी होनी चाहिए इसके पास, यानी कि जो बेस पेयर है यहाँ से रिमूव करके इसको फिर से वापस आना है, तो ये एक्टिविटी ये कर सकता है। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी बैक जा सकता है, यानी डिलीट कर सकता है। ठीक है, और ये जो है पॉलीमरेज फर्स्ट, इसके पास दोनों एक्टिविटी दिख रही है आपको। कौन कौन सी है? दोनों ही। ये क्या करेगा? इधर को जाएगा तब भी हटा देगा, और इधर को वापस आएगा तो भी रिमूव करते चलाएगा, और सारी न्यूक्लियोटाइड रिपेयर करके चलाएगा। ठीक है, तो अगर इसके पास दोनों ही एक्टिविटी हैं और ये इतना ही अच्छा है, तो इसको क्यों नहीं यूज कर लेते हैं प्राइमरी सिंथेसिस के लिए? कोई बताएगा? जब सब कुछ इसके पास है, दोनों तरफ जा सकता है, आ सकता है, सब कुछ प्रूफ रीडिंग कर सकता है, तो ये इसके पास ये क्यों नहीं जाता है इधर उधर? इसको पूरा क्यों नहीं यूज करते हैं एज अ कोर एंजाइम? कोई बताएगा? जो जो रॉन्ग म्यूटेशन, जो म्यूटेशन होती है उसको तो रिमूव करता है पर बाकियों को भी रिप्लेस कर देता है सर ये। अच्छा, तो इसको इसलिए नहीं यूज करते हैं प्राइमरी सिंथेसिस के लिए? यस सर, सो जो मतलब सही म्यूटेशन, जो जिनमें म्यूटेशंस नहीं होती उनको भी रिप्लेस कर देता है सर ये। रिप्लेस तो ऐसा ही करेगा ना, उसका कंप्लीमेंट्री ना। अगर यहाँ पे ATG है तो ऊपर कौन सा लगाएगा? वही तो लगाएगा बेस पर जो है कंप्लीमेंट्री होगा, तो उससे तो कोई ये फर्क पड़ेगा? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ा सा सही आंसर है। कोई और गेस करेगा? सर गैप फिलिंग का काम होता है। गैप फिलिंग तो ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग से कुछ रिलेटेड कोई आइडिया सर है? कम बेस पे ऐड करता है per हाँ, minute। ये बहुत ही कम बेस पे ऐड करता है, और इसकी प्रोसेसिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, 100 न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, खत्म। तो इससे क्या होगा? इसका कोई जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जीनोम होता है, उसको रेप्लिकेट करने के लिए कम से कम उसकी प्रोसेसिविटी सेकंड्स में होनी चाहिए। भाई साहब लगा देंगे 100 न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद खत्म इनका काम, तो ये कहाँ रहेगा? इसीलिए इसको यूज नहीं करते हैं, बशर्ते इसके पास काफी सारी एक्टिविटीज, यानी दोनों एक्टिविटीज है। बट हमारा पॉलीमरेज थर्ड ऐसा एंजाइम है जिसकी प्रोसेसिविटी बहुत हाई। ठीक है, कितनी है आपको पता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड। सर कुछ बेस पे पर सेकंड, like 1000। हाँ, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दे। इससे भी ज्यादा होता है। प्रोसेसिविटी ये नहीं है, इसका सिंथेसिस रेट कह लो, प्रोसेसिविटी कुछ अलग होती है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोसेसिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में अगर वो काम कर रहा है तो अराउंड 50,000 न्यूक्लियोटाइड लगा करके वो एक बाइंडिंग में वो फॉलो अप होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो इतनी सिंथेसिस करने के बाद वो रेट तो थोड़ा बहुत तो एरर आने ही आने हैं, तो एरर भी आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया पॉलीमरेज कितने हैं? 5 हैं, बट उसमें से 3 मेन है, तीनों में से 2 मेन है। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट का काम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे उसको प्राइमर को रिमूव करना होगा, प्राइमर रिमूव करने के बाद उसको फिल करना होगा। तो प्राइमर रिमूव कैसे करेगा? इधर जा करके उस प्राइमर को हटा देगा, फिर वापस आएगा, जो गैप होगा फिल कर देगा। तो इस तरीके से दोनों एक्टिविटीज की यूज हो जाएंगी।
पॉलीमरेज थर्ड इनकरेक्ट बेस पेयर अगर बीच में कहीं लग गया है वो पीछे जाकर के हटा दे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम इसको और अंदर से देखें इसके स्ट्रक्चर को, डीएनए पॉलीमरेज के होलो एंजाइम को, तो ये है, इसमें काफी सारी सब यूनिट है, इनका अलग अलग काम है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है। तो कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं पॉलीमरेज थर्ड कोर एंजाइम में? तो ये अल्फा एप्सिलॉन और थीटा तीनों काम करते हैं। ये आपका ये पॉलीमरेज हो गया अल्फा एप्सिलॉन थीटा, तो ये इसकी क्लैंप हो गई, और ये पॉलीमरेज हो गया इसका कोर पॉलीमरेज, और ये स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अल्फा एप्सिलॉन ओमेगा, तो अल्फा का काम क्या है? ये पॉलीमराइज फंक्शन करता है। ठीक है, और एप्सिलॉन का काम क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन करता है, यानी प्रूफ रीडिंग। और थीटा का काम क्या है? इसकी एडिटिंग को प्रमोट करना है। ये 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस हो रहा है, इसका एडिटिंग को प्रमोट करना। और बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है? वो एज अ क्लैंप लोडर का काम करता है। ठीक है, सॉरी, क्लैंपिंग स्लाइडिंग क्लैंप का, यानी कि इसका। और ये लोडर जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसको क्लैंप को लोड करते हैं। इसमें काफी सारी सब यूनिट होती है। ठीक है, तो ये इस क्लैंप को लोडिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गामा कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, यानी कि ये, तो ये पहले एटीपी बाउंड होता है, फिर इसको पकड़ लेगा ये ओपन सर्किल को, और जैसे ही डीएनए आएगा उसमें ये क्लोज सर्किल बना देगा एटीपी हाइड्रोलिसिस से। तो इससे क्या होता है? वो इन सर्किल हो जाता है, फिर पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा और वो आगे बढ़ना चालू कर देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसोसिएशन की दोनों की, तो हेलिकेज का प्राइमेज से थोड़ा वीक इंटरेक्शन रहता है। ठीक, स्लाइडिंग क्लैंप का पॉलीमरेज से काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है। अभी इंटरेक्शन का हम बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पॉलीमरेज से? पॉलीमरेज से तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो अब कैसे इनॉन्गेशन होता है यहाँ भी देख लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट आई विल लेट यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आपका ये वाला एक स्ट्रैंड जो दिख रहा है लंबा सा, ये स्ट्रैंड जो है आपका, ये पूरा पॉलीमरेज, अभी आपने 3 सब यूनिट देखा था, इसमें 3 पॉलीमरेज थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, 3 पॉलीमरेज हो गए। एक हेलिकेज लग गया यहाँ पे, अनवाइंडिंग कर रहा है, और ये एसएसबी प्रोटीन्स हैं वो लगती जा रही हैं ताकि वो दोबारा अनिल ना हो सके, यहाँ भी लग रही है। ठीक है, अब ये पॉलीमरेज क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज, यानी कि एक बार प्राइमर लग गया यहाँ पे और उसके बाद सिंथेसिस करते चला जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दूसरा पॉलीमरेज काम कर रहा है, पर यहाँ पे एक लूप बनता जा रहा है। तो इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है कि जब एक प्राइमेज आकर के यहाँ पे प्राइमर लगाएगा तब तक आगे वाला सिंथेसिस होता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है, और ये जो है आएगा, रुकेगा, तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा, जब तक ये कंप्लीट कर लेगा, फिर यहाँ पे प्राइमेज आएगा, फिर यहाँ पे लगाएगा, फिर इसकी सिंथेसिस चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इसका जो वीक इंटरेक्शन होता है हेलिकेज और इसका, इससे क्या होता है? प्राइमेज जो है वो क्या होता है? फॉल हो जाता है, मतलब हट जाता है, वहां से अटैच नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? उसको आने में टाइम लग जाता है, उतने टाइम में ये लूप बड़ा हो जाता है, और इस लूप बड़े होने की वजह से वो फ्रेगमेंट बड़ा हो जाता है। बट ह्यूमन उसमें यूकेरियोट्स में क्या होता है? उसका प्राइमेज से उसका एक ही पॉलीमरेज होता है अल्फा सबयूनिट, वो क्या करता है? अटैच रहता है उससे, इसीलिए उसमें तुरंत तुरंत ये प्राइमेज काम करने लगता है, जिसकी वजह से फ्रेगमेंट्स छोटे बनते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, अब देखो यहाँ पे ये वाला एंजाइम जो है बीच का, ये प्राइमेज आया, प्राइमर लगा दिया। ठीक है, और ये आकर के स्लाइडिंग क्लैंप लोड किया, तब तक वो लूप बड़ा हो गया। ठीक है, तो हेलिकेज से ये प्राइमेज अटैच नहीं रहता है, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर के बाइंड करेंगी, और गायरेज आगे निगेटिव सुपर कॉइल्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ये डीएनए पॉलीमरेज आगे के जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लग गया प्राइमर, और यहाँ पे आकर के प्राइमेज नेक्स्ट बाइंड हुआ। जब तक ये करेगा ये वाला स्ट्रैंड आगे से, तब तक वो जो है लूप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? वो आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो पेरेंट स्ट्रैंड में कैसे लग रहा है लिगेंड्स। ठीक है, ये एक ओकाजाकी बन गया, अब नेक्स्ट प्राइमर आएगा। ठीक है, फिर से वो अटैच करेगा इसमें, और ये आके ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गया नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वो लूप निकलता रहता है, और वो डीएनए पॉलीमरेज जो स्लाइडिंग क्लैंप है दूसरी लोड करके फिर से वो लोड आ जाता है, और पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? वहाँ पे प्राइमरेज हटा करके लाइगेज जोड़ देता है। क्लियर हो गया इतना? फिर इस तरीके से हमारी कॉपी तैयार हो जाती है। अभी ये किसी को दिक्कत है? सो इस तरीके से आपका ये प्राइमेज यहाँ पे आएगा, प्राइमर लगाएगा, और हेलिकेज आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका इस डायरेक्शन में, एक चल गया, और एक आपका इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये बाई डायरेक्शनल आपका सिंथेसिस हो रहा है। तो एक स्टैंड ये बन जाएगा, दूसरा स्टैंड ये बन जाएगा। ठीक है, बट ये क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा, या डिटैच नहीं होगा।
तो अभी सुपर कॉइलिंग ये सारा चीज एडिटिंग भी होती है इसमें, ठीक है। तो कैसे इलोंगेशन होता है, तो इसमें क्या है, अगर ये इतनी स्पीड में काम कर रहा है तो इसकी प्रोसेसिविटी, यानी कि मैंने अभी बताया प्रोसेसिविटी एक्चुअली में क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज प्रोसेसिविटी? इसको एक टर्म देते हैं डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी। डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी का मतलब है कि जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक बार में वो ऐड कर दे, एक बार उस पे डीएनए पे बैठने के बाद, यानी कि वन सिटिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितने वो ऐड करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिविटी। समझ में आ गया? यानी कि एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो जितने एक सिटिंग में होंगे, ठीक है, एक बार पॉलीमरेज आएगा और वो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लगा देगा वो उसकी प्रोसेसिविटी होगी, यानी डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी जो है वो 5000 न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि एक बाइंडिंग में 5000 न्यूक्लियोटाइड ये लगा देता है अप्रोक्स, क्लियर। तो अगर ये विद इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, और अगर एक नॉन प्रोसेसिव एंजाइम को देखें तो 1 बेस पेयर पर सेकेंड वो लगाएगा बट ये मिली सेकेंड्स में इतने सारा सब कुछ काम कर देता है। तो फास्टेस्ट जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड का है, ठीक है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी जैसे मैंने बताया था कि वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। तो अगर ये इतने न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड लगा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती ही हैं, राइट। तो जो गलतियां होती हैं वो जो है बहुत ही कम है, कम मतलब 1 इन 10⁵ बेस पेयर ऐड करने के बाद एक गलती होगी, यानी कि इतनी बेस पेयर ऐड करने के बाद कहीं एक गलती हो जाएगी, ठीक है। तो वो एरर जो है आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से वो आ जाती है, ठीक है, हटाई जाती है। तो फेडिलिटी क्या होती है? फेडिलिटी का मतलब है कि वो जो परफेक्ट जो है डीएनए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो, उसमें कोई एरर ना हो। तो कितना फेडिलिटी उसके अंदर है, यानी वो एरर प्रोन ना हो, उसको हटाने के लिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आती है। प्रूफ रीडिंग आपको पता चल गया कि वो कैसी होती है। अगर यहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया है तो डीएनए पीछे आकर के, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियोटाइड दिखा करके वो इधर आएगा और वो इसको रिमूव कर जाएगा, और देन उसके बाद में अगेन वो इस तरफ को जाएगा, यानी कि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियोटाइड एक्टिविटी के साथ जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको ऐड करता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। ये आपका हो गया 3' to 5 न्यूक्लियोटाइड एक्सोन्यूक्लियोटाइड एक्टिविटी। अब यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पे लग गया है, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, इधर को जाएगा, यानी कि 3' to 5'। यहाँ से जाकर के इनको हटाता जाएगा, ठीक है, ये वाला बेस पेयर कुछ दूर तक हटाएगा, उसके बाद में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियोटाइड एक्टिविटी से क्या होगा, इन बेस पेयर्स को हटाता जाएगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ तक लगाते चला जाएगा। देन उसके बाद नॉर्मल पॉलीमरेज आकर के सिंथेसिस कर देगा। क्लियर है? प्रोसेसिविटी, फेडिलिटी, प्रूफ रीडिंग, ठीक है, ओके। तो अभी आते हैं कैसे उसका प्राइमर रिमूव करेंगे। तो प्राइमर रिमूव ये आ गया आपका, यहाँ पे आपका आरएनएज एच एंजाइम होता है। आरएनएज एच मतलब राइबोन्यूक्लियस, एच एच मतलब हाइब्रिड, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये डीएनए है और ये आरएनए है, तो इसके हाइब्रिड में ये काम करता है आरएनएज। तो ये आरएनएज एच क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देगा। बट ये न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं रिमूव होती बताएगा? एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ क्यों दिया उसने? काजल, हैव यू एनी आइडिया? नहीं पता, ठीक है। किसी को पता है? आशीष, अंकित, नितिन, सॉरी, ओके, एनी गेस? किसी को तो गेस करना चाहिए ना, क्यों ये छूट गया? इसको तो रिमूव कर देना चाहिए अगर ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड से रिमूव करता है ना? क्यों भाई छोड़ क्यों दिया? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। आरएनए एच क्या करता है, ये डीएनए आरएनए के हाइब्रिड को रिमूव करता है, यानी ये क्या करेगा, जो आरएनटीपी होंगी, आरएनटीपी और आरएनटीपी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो दो आरएनटीपी के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा ये, उससे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे एक आरएनटीपी है, दूसरी डीएनटीपी है, तो इसके बीच का ये बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाएगा, इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड ऐड रहती है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, इसलिए वो ऐड नहीं कर पाता। इसके लिए उन्हीं भाई साहब को बुलाया जाएगा फिर से, जिनके पास वो एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। कौन सी एक्टिविटी होगी उनके पास, जो इस तरफ को आएंगे, 5' to 3' 3' to 5'। वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और फिर इसको गैप को फिल कर देंगे, ठीक है। ये गैप पॉलीमरेज आया, इस गैप को फिल कर दिया, फिल करने के बाद क्या हुआ, डीएनए लाइगेज आया,
क्योंकि यहाँ पे निक मतलब एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना है, तो लाइगेज क्या करेगा, एटीपी की मदद से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐड कर देगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, पूरा अनिल होगा। अभी क्या है हमारे पास, एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये हो गया आपका पूरा लाइगेज तक। फिर अभी देखते हैं कि ये एंड कैसे होता है, थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो क्या होता है, एंडिंग कैसे होती है, एंडिंग होती है हमारी टर साइड से, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, बाय डायरेक्शनल, राइट। इधर को भी मूव कर रहा है, इधर को भी मूव कर रहा है, तो कहीं तो ये जाकर के ओवरलैप भी हो सकता है, तो यहाँ पे टर साइड्स होती हैं। तो ये क्या करता है, एक क्लॉकवाइज जाता है डीएनए जी से लेकर के, तो एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा जीएनए सॉरी टर जी एफ बी सी ए तक, ए पे रुक जाएगा, ठीक है। इधर से जो जाएगा वो जी एफ बी सी ए पे रुक जाएगा, यहाँ पे खत्म। और इधर से जो स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, ए ई डी ए सी सी तक आएगा, खत्म, यहाँ पे रुक जाएगा। तो इधर वाला जाकर के इधर रुक जाएगा, इधर वाला जाकर के यहाँ तक रुक जाएगा, यानी ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्रॉस कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते क्रॉस, ये इधर चला जाए वो उधर चला जाए, दोबारा हो जाए रेप्लिकेशन, ऐसा भी तो हो सकता है। ओवरलैप हो सकते हैं ना, कैसे होते हैं, इसमें कुछ होता होगा रोकने के लिए कि भाई अगर ये इस तरफ को आ रहा है तो इस तरफ को ना चला जाए इस यहाँ से, और ये अगर इस तरफ को जा रहा है तो उधर भी ना चला जाए, दोबारा रेप्लिकेट हो जाता है। क्योंकि एक इकोलाई में एक ही जीनोम होगा ना, कि दो हो जाएंगे, एक होगा कि 2 होंगे, हेलो, एक ही होगा सर। एक ही होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसको ओवरलैप नहीं होने के लिए हमारे पास जो टर साइट्स होती हैं, इन पे एक प्रोटीन बाइंड होती है टस, ठीक है। तो ये स्टॉप करने के लिए हमारा टस प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, टस साइट्स पे, यहाँ पे टर साइट पे बाइंड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो उसको आगे नहीं निकलने देते, उस मशीनरी को यहाँ पे जैसे ही आएगा वो फॉलोअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आगे नहीं जाता है, क्लियर, ठीक है। तो अभी आ गया, अब क्या है कि आपका ये जो सिस्टम आपका रेप्लिकेट हुआ है पॉलीमरेज सॉरी डीएनए, वो क्या है, सर्कल है। अब सर्कल, अब ये पॉलीमरेज हो गया, अब ये दोनों एंटेंगल हो गए ना बीच में, अभी फंस गया है, इनको सेपरेट होना है, क्योंकि इसको दूसरी इकोलाई बनाने में जाना है, इसकी दूसरी इकोलाई में जाना है। तो अभी ये कैसे होगा, अलग अलग होना। तो क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज आता है, यहाँ पे गाइरेज भी आता है। टोपो आइसोमेरेज के कई सारे पार्ट्स कैसे हैं, 2 टाइप के, ठीक है। टाइप सेकंड टोपो आइसोमेरेज जो होता है वो इसमें काम करता है, बट टाइप सेकंड में भी ए और बी होते हैं, ठीक है। तो ए और बी, ए में से जो होते हैं उसमें गाइरेज और टोपो आइसोमेरेज 5। तो गाइरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइल्स को लगाता है, ठीक है। और जो टोपो आइसोमेरेज 5 होता है वो क्या करता है, दोनों फॉस्फोरेट ये यानी सेकंड, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से क्लिप कर देगा, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही करता है वो। ये टेम्पोरल स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, परमानेंटली नहीं, यानी कि अगर इसको काट करके बस इसको निकाल देगा, एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड को पास कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टेम्पररी चेंज होगा बट वो परमानेंट नहीं होगा, फिर वो दोबारा अनिल कर देगा, दोबारा ज्वाइन कर देगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, 2 सर्कुलर डीएनए को सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो डीएनए जो टाइप ए होता है वो बैक्टीरिया में होता है, सेकंड बी जो होता है वो होता है आर्कियम, ठीक है। उसका कोई पढ़ने का भी उद्देश्य है नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे डीकैटिनेशन होता है। कैटिनेशन ये है और डीकैटिनेशन का मतलब उनको सेपरेट करना, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी आपका पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट, तो हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है अभी, डीएनए सिंथेसिस 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। डीएनए सिंथेसिस इन ई कोलाई अकर्स, एक लोग बताएगा कोई, चलो ठीक है मैं ही पूछता हूँ, ठीक है। काजल आप बताओ। बाई डायरेक्शनली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, यस। ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा, ठीक है। कोई दूसरा इंसान आएगा, नितिन। सर ये ऑप्शंस नहीं पता लग रहे, ए सी, ए एंड सी, बी एंड सी के लिए क्या क्या ऑप्शंस में सर, ए एंड सी, बी एंड सी, ये क्या है, तो ऑप्शन ए मतलब ए, ऑप्शन बी मतलब बी, ये बी बड़ा बी मतलब छोटा बी, डी में सर ए एंड सी, ई में बी एंड सी। अच्छा, नहीं समझे क्या, ये जो बड़ा ए लिखा है यहाँ पे छोटा ए है, यहाँ पे छोटा सी है, और ये बी है और ये सी है, अभी समझ में आया। ऐसा है सर। हाँ तो ठीक है बताओ। ए सर, ए। ए ठीक है, आपका नाम अंकित, नितिन। सॉरी नितिन, यस सर। ठीक है। आशीष आप बताओ, दोनों लोग ए बोल रहे ऑप्शन हो, बी। ऑप्शन बी,
डी डी डी। ठीक है भाई, आप लोग नेगेटिव में चले गए, आपने ऑप्शन ही नहीं पढ़े सब। बाई डायरेक्शनली तो होता ही है इकोलाई में, रेप्लिकेशन फॉक पे भी तो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे नहीं होगा, कहाँ होगा? ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, एक ऑप्शन पे स्टिक नहीं रहना है, जो पता है। यस जो सर नहीं पता है उसके कॉम्बिनेशन भी चेक करने हैं। मैं हमेशा हर एक लेक्चर में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस टाइप से दिमाग लगाना है वहाँ पे, ठीक है, यस सर क्योंकि बहुत ही एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी बात, ठीक है, बट ये क्या है, बड़ी बात तब हो जाती है जब आप क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं और उन ऑप्शन में कौन से हमें आते हैं और कौन से पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, एक बार पूरे ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। यस सर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ Mg+2 इन डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन? काजल आप बताओगे पहले। बी सर बी बी, तो कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ इनकरेक्टली बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, ये तो नहीं होता है। कोऑर्डिनेटिंग द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, होता है। कोऑर्डिनेटिंग फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टेम्पलेट स्टैंड में कोई सा फॉस्फेट ग्रुप को स्टेबलाइज करने का उसका मतलब है, कोई होता है क्या फ्री? नहीं नो होता सर ना। टेम्पलेट नो स्टैंड सर के तो ये फॉस्फेट तो बिजी रहता है ऑक्सीजन के बॉन्डिंग में, वो तो फ्री ही नहीं रहता है, यस सर तो उसको स्टेबलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, कंपनसेटिंग फॉर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, भाई अमाइनो एसिड को स्टेबलाइज करने की क्या जरूरत है उसको? ठीक है, व्हाट ऑलरेडी उसको स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिला हुआ है, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर थोड़ा सा फोकस करके सोचो। ओके, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है। रेप्लिकेशन फॉक्स मूव्स एट अ कांस्टेंट 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इन इकोलाई क्रोमोसोम। The equalized chromosome is 4.6 into 10 to the power 6 base pair long. How long it will take an E. coli to replicate its genome? जल्दी आंसर मत करना, ठीक है, टाइम आपके पास है, ये सेशन मैंने बोला था थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम आपके पास है, आप बताओ, सही से बताना, ठीक है। इसको गलत अगर कोई करेगा ना तो फिर सोच लेना किसने कैसे किया, तुमने किया तो सही है बट थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। क्या होता है 4.6 इंटू 10 to the power 6, इतना न्यूक्लियोटाइड है सपोज, तो 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में करता है, इसको डिवाइड कर दो 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 कितना हो गया 4.6 इंटू 10 to the power 3, ठीक है। यानी कि इसको सही शब्दों में लिखे तो ऐसा हो जाएगा 46 न्यूक्लियोटाइड 46 सेकंड, सॉरी 4600 सेकंड, 4600 सेकंड्स हो गया। अब 4600 सेकंड्स को अगर हम मिनट में बदले तो कितना होगा 4600 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड्स, भाई बताओ कोई कितना आ रहा है? तो 76 पॉइंट 76 पॉइंट, यानी 77 मान लेते हैं आपके आंसर के हिसाब से। तो भाई साहब ने 77 आंसर दे दिया, ठीक है। अब हम बातें इकोलाई पे। इकोलाई ऐसे चलता है, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्म, एक रेप्लिकेशन, अब ये ऐसे हो रहा है। अब इसमें एंजाइम कितने काम कर रहे हैं? दो, इसने तो बताया नहीं है, ठीक है, इसमें एंजाइम दो काम कर रहे हैं, तो ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ अप्रॉक्स 38। 38 यस सर 38 मिनट में इकोलाई रेप्लिकेट हो जाता है, इकोलाई का जीनोम। बट इकोलाई तो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, आपने सुना होगा। यस सर कैसे हो जाता है भाई? 38 मिनट तो उसको रेप्लिकेट करने में लगते हैं, 20 मिनट में कैसे बना देती है अपना डीएनए, कैसे डिवाइड हो जाती है ना, बताओ। होता क्या है, पी फेज में लगता है सर टाइम। अरे नहीं भाई, जब स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन तो एक रेप्लिकेशन एंड होने से पहले ही दूसरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मल्टी फॉक्स बनना शुरू हो जाता है, एक यहाँ फॉक्स बनना। तो उससे क्या होता है, इकोलाई का जीनोम जो है 30 मिनट में दूसरा बन चुका होता है, ठीक है। तो एक स्टार्ट होने से पहले दूसरा शुरू हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उसको टाइम इतना लग जाता है कि 20 मिनट में वो 2 डीएनए बना देगा, यानी कि दूसरे सेल में वो चला जाएगा और एक दूसरे सेल। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग तरीके से चलता है इसका। तो लॉजिक यही है कि एक खत्म होने से पहले, यानी कि एक का टर्मिनेशन होने से पहले दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, इस तरीके से मल्टी रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन जल्दी हो जाता है, जो कि 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पर 20 मिनट्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी डिवाइड होकर के बन जाए। यस सर क्लियर हो गया? यस सर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट। अपोजिट। पोलैरिटी पता है ना आपको, पोलैरिटी? अच्छा सर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हाँ, डायरेक्शन। वही भरना है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। आशीष आप बताओ, टू Yes, मेक sir. दिस पॉसिबल
The strand grows continuously Leading throughout the हाँ लीडिंग स्ट्रैंड गोस Leading. कंटिन्यूअस। ठीक है लीडिंग। फिर नितिन टुवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर फाइल लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग सिंपल है ना, यस सर। इसी में भी कोई लटक जाते हैं। ठीक है तो अभी आपको लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे Yes. पास टाइम नहीं है, क्वेश्चंस हैं, मगर क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नीडेड टू रेप्लिकेट द इक्वलाइज सर्कुलर क्रोमोसोम? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से करना। बताओ कौन बताएगा पहले? नितिन, तुक्काबाजी नहीं चलेगा, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। आशीष? सर 4। और Yes, sir. 4 सर 4। फोर ओके। और काजल, आर यू एग्री विद विद काजल, आर यू देयर? यस सर। हाँ हाँ सर, यस सर, 4। क्या फोर ही होगा? ठीक है काजल बताओ कैसे। 2 इन द काजल भाई, काजल बताने दो। सर वो 10,000 बेस पेयर्स पर सेकंड करता है, वही सर। सर्कुलर क्रोमोसोम पे 4 क्यों चाहिए ये बताओ मिनिमम? सर दोनों साइड्स हो जाएगा सर, एक लीडिंग स्ट्रैंड के साइड, एक लैगिंग स्ट्रैंड के साइड, और सर दोनों डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन, इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन अंकित, नितिन? यस सर 2 सर लीडिंग स्ट्रैंड के लिए चाहिए ना, और लैगिंग, यस 2 मिनिमम लैगिंग स्ट्रैंड में। करेक्ट, सही है 4। ठीक है, सिंपल था सर। द आरएनए प्राइमर पीसेस लेड डाउन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन आर रिमूव्ड बाय, गेट में आया था ये। 1 सर 1। ओके, आर यू कॉन्फिडेंट? यस सर। 10 लाख का क्वेश्चन, ठीक है। कौन बताएगा और? सर ए। सब लोग ए पे टिक कर रहे हैं। ऑप्शन 1, कोई लाइफलाइन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एथ फिर बताओ। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीलोमरेज, वैसे आपने पढ़ा नहीं है, करेक्ट है क्या? सर बाकी ऑप्शन मैंने पढ़े नहीं, बट ये देखा मैंने। इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही है, बट मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोग को, इस वजह से मैं आप लोग को फोर्स भी नहीं करूंगा। सर ऑप्शन डी एंड ई। कौन कौन से? ऑप्शन डी एंड ई। डी एंड ई, एक और ऑप्शन सही हो सकता है, देख लो। टीलोमरेज कैरीज इट्स ओन डीएनए टेम्पलेट एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक का पूरा जो रेप्लिकेशन है वो हमने पता कर लिया कैसे होता है वो। ठीक है, तो पहले क्या होता है, उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आना होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आने के बाद डीएनए ए बाइंड हो जाते हैं 9 मर पे, और 13 मर को मेल्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 80 रिच है। 80। वो 80 रिच होने की वजह से वो मेल्ट जल्दी हो जाता है, और वहां से कुछ जगह बन जाती है, और जगह बनने के बाद किसको चाहिए सेपरेट करने के लिए? हेलिकेज। हेलिकेज को कौन लेके आता है? डीएनए लोडर, हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर आएगा, उसको लोड कर देगा। लोड कैसे करेगा? वो सर्कल कर देगा सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि उसका पोर साइज कम होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड में सर्कल हो जाएगा वो एटीपी की मदद से। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो प्रोसेसिविटी करना चालू कर देगा। फिर क्या आएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगी वो, ताकि वो दोबारा रीअनील ना हो जाए। ठीक है, वो बाइंड कर जाएंगे। फिर प्राइमेज आएगा, प्राइमर लगा देगा, और उसके बाद OH मिल जाएगा हमें, और वो इकोलाई का डीएनए पॉलीमरेज, जिसकी 3 पॉलीमरेज एक साथ काम करते हैं, होलो एंजाइम जिसे बोलते हैं, वो काम करना चालू करेगा, जिसमें टॉ सब यूनिट, क्लैम्प लैम्प, ये सारी चीजें एक साथ सब यूनिट में उसकी अरेंज रहते हैं। कौन सी यूनिट क्या करते हैं ये आपको मैंने बताया। और ये अरेंजमेंट पूरा हेलिकेज के साथ अटैच होकर के हेलिकेज आगे आगे बढ़ता रहता है, डीएनए पॉलीमरेज पीछे पीछे, और स्लाइडिंग क्लैंप उसकी प्रोसेसिविटी को बढ़ाती है। अगर स्लाइडिंग क्लैंप ना हो तो प्रोसेसिविटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और फॉल ऑफ भी हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। इसलिए प्रोसेसिविटी के लिए जो आपका स्लाइडिंग क्लैंप है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये स्लाइडिंग क्लैंप रिमूव नहीं किया जाता है लास्ट तक। ये हिस्टोन की पैकेजिंग यूकैरियोट में, साथ साथ प्रोकैरियोट में ओकाजाकी फ्रेगमेंट के रिमूवल में काम आते हैं, क्योंकि डीएनए को बाद में रिमूव किए जाते हैं। वो डीएनए पॉलीमरेज कैसे पहचाने कहाँ पे क्या है, तो वो सारी चीजें उसको रखनी पड़ती है रिपेयर के लिए। ठीक है, तो फिर ये सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो आरएनए वाले आरएनटीपीज हैं, उनको आरएनटीपीज को रिमूव कर दिया जाएगा आरएनएज के थ्रू। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, उसको उसकी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी के साथ में वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी दोनों यूज करके उसको रिपेयर कर देगा। देन उसमें एक छोटा सा निक बन जाएगा, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाता है, डबल स्ट्रैंड कंप्लीट नहीं होता है। उसको लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम होता है, एटीपी के थ्रू लाइगेट कर देता है। ये आपका पूरा एक से दो बन गया। अब इन दोनों में सर्कल हो जाता है, यानी कैटिनेटेड फॉर्म में आ जाता है। उनको डीकैटिनेट करने के लिए हमारे पास टोपोइसोमरेजेस होते हैं।
वो टोपोआइसोमरेज जिसमें गायरेज और टोपोआइसोमरेज सेकंड काम करता है, ठीक है। गायरेज सुपर कॉइल जनरेट करता है, नेगेटिव सुपर कॉइल्स, और जो टोपोआइसोमरेज है उसको डबल या सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से पास हो जाता है, फिर रिजॉइन कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो सर्कल में फंसा हुआ सर्कल है वो दोनों सर्कल सेपरेट हो जाएंगे और वो दोनों अलग अलग इक्वलाई में चले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ठीक है।